बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको आज यूजुअल खुशामदीद कहेंगे। ये है इमरान हसन, ये है अरमला हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप ठीक ठाक हैं। आज जुमेरात है और उम्मीद है कि आपका दिन बहुत अच्छे से शुरू हुआ है, हो चुका है, ये होने वाला है। दोनों केसेस के अंदर हम आपके साथ हैं और आपका साथ निभाने वाले हैं अगले 2 घंटे के लिए। इस वक्त बहुत सारी अहम खबरें हैं। कुछ तो ऐसी खबरें हैं जिसमें हम मुसलसल पिछले कई दिनों से बात करें, जैसे कि कोरोना वायरस है, जैसे कि कुर्बानी की ईद है, मंडियों के हवाले से। लेकिन कल सबसे पहले एक अफसोसनाक खबर आई और उसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान के 12वें सदर जनाब ममनून हुसैन साहब के हवाले से, जो कि इस जहान फ़ानी से अलालत की वजह से इंतकाल कर गए। आपको बताया कि ममनून हुसैन साहब 80 साल उनकी उम्र थी, तवील अरसे से बीमार थे और 2 हफ्तों से एक निजी अस्पताल के अंदर ज़ेर इलाज थे। 3 बेटे उन्होंने सोगवार छोड़े हैं और हम अगर उनके दौरे सदारत की बात करें तो 2013 से लेकर 2018 तक पाकिस्तान के सदर मुमलिकत रहे और मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान से हलफ भी ममनून हुसैन साहब ने लिया। अच्छा, ज़बरदस्त। लेकिन स्टिल अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। बहुत आम शख्सियत थी पाकिस्तान के हवाले से। लेकिन उसके साथ साथ जी अब प्रोग्राम में हम आगे भी जाएंगे और हमने कोविड के हवाले से भी बात करनी है। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑब्वियसली हम पिछले दिनों से बात कर रहे थे कि कोविड के केसेस में इजाफा हो रहा है, इस पर आज हमने डिटेल डिस्कशन करनी है। इसके अलावा और भी सेगमेंट्स भी होंगे। एक्सप्रेसो में बहुत कुछ है, लेकिन सबसे पहले हम आगाज़ करेंगे आज की हेडलाइंस। सिंध में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल, पाबंदियां और बंदिशें दोबारा लग गईं। इंडोर डाइनिंग, होटल्स और पार्क्स बंद करने का फैसला। महंगाई के सताए अवाम के लिए बुरी खबर। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी। पेट्रोल पर 11 रुपए, डीजल पर 2 रुपए इजाफे की तजवीज। कामयाब पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर खालिदा बरोही होंगी एक्सप्रेसो की मेहमान। खूबसूरती में अपनी मिसाल आप वादी फंडर, सयाहों के लिए दिलचस्प सियाहती मरकज। देखिए सेगमेंट सफर है शर्त में। सेगमेंट देसी फूड में फरियाद राना खिलाएंगी 7 मसालों से तैयार करदा रोस्टेड चिकन। और पाकिस्तान के साबिक सदर ममनून हुसैन इंतकाल कर गए। एक बार फिर ममनून हुसैन साहब की फैमिली के साथ ताज़ियत। और इसके साथ ही हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे और बात करेंगे आज की बड़ी खबर। बड़ी खबर में जिक्र सबसे पहले डेल्टा वायरस का, कोरोना वबा का। मुल्क भर में एक बार फिर कोरोना वायरस बेकाबू होता नजर आ रहा है। 3-4 दिन ही हमने सुकून से गुजारे थे और फिर ये सिलसिला शुरू हो गया है। हर गुजरते दिन के साथ मस्बत केसेस बढ़ रहे हैं, इजाफा देखने में आ रहा है और इस वक्त कराची की सूरत हाल सबसे ज्यादा संगीन है, जहां भारतीय डेल्टा वायरस का फैलाव तेजी से जारी है और इस वायरस से मजीद 66 अफराद के मुतासर होने की सिर्फ कराची शहर के अंदर तस्दीक हुई है। बिल्कुल। और शहर कायद में कोरोना के फैलाव की शरह के हवाले से भी बात करें तो 17% से भी ऊपर चली गई है। सिंध में मजमूई तौर पर कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 7% से बढ़ गई है और कोविड के बढ़ते खदशात के पेश नज़र सिंध गवर्नमेंट ने एक बार फिर पाबंदियाँ सख्त कर दी हैं। आज रात 12 बजे के बाद रेस्टोरेंट्स में इंडोर डाइनिंग पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। तफरीही और वाटर पार्क्स, सी व्यू, उसके अलावा आप बात कर लें झील, सिनेमा घर, जिम, सब बंद कर दिए जाएंगे। और इस हवाले से साथ साथ पहली बार अगर हम बात करें तो पहली जमात से 8वीं जमात तक की क्लासेस भी आज से बंद कर दी गई हैं। कोविड के बढ़ते केसेस और ये नई वेव के पेश नज़र आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने 10 दिन के लिए सियाहत पर पाबंदी लगा दी है और 19 से 29 जुलाई तक सियाहती सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगी। जहां पे हम डेल्टा वायरस की बात करें, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भारतीय वायरस की तस्दीक के बाद कोविड की चौथी लहर की जो कह लें तेजी से फैलने की खबरें सामने आ रही हैं और कई इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन भी लगा दिया गया है। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने सियाहती एक्टिविटीज पे पाबंदी लगा दी है, इलेक्शन पे नहीं लगाई। जलसों के ऊपर पाबंदी नहीं है, वहां पे लाखों हजारों लोग इकट्ठे हो रहे हैं। तिब्बी माहिरीन ने लाहौर समेत पंजाब में भी इस वायरस की मौजूदगी का खतरा जाहिर कर दिया है। ताहम लगता यह है कि इस वक्त गवर्नमेंट्स जो हैं वो कुछ सीरियस एक्शंस फिल वक्त लेने के मूड में नहीं हैं और अगर हैं तो हमें वो नज़र क्यों नहीं आ रहा है इस सारी सूरत हाल पे। क्या हम इसको गंभीर करने के बाद इसकी जानिब जाएंगे? सबसे अहम शख्सियत इस सारे मामले के ऊपर वज़ीर आवामी खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान इस वक्त बराह रास्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ज़रा हम इसी वाक़े के हवाले से और इस सिचुएशन के हवाले से ज़रा पूछ लेते हैं डॉक्टर साहब से और ये भी पूछते हैं कि हमारी तैयारी क्या है। डॉक्टर साहब अल्लाह सुबह, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया और सुबह खैर। अफसोसनाक है, इससे पहले जो आपने NCOC ने जो खिदमात दी और फिर पाकिस्तानी अवाम ने भी उसमें साथ दिया, अच्छी थी। हमने अल्लाह के फजल से अच्छे तरीके से फाइट किया और दुनिया ने भी इसकी तारीफ की, लेकिन स्टिल हम अभी तक निकले नहीं है इस सूरत हाल से और ये जो चौथा
वेरिएंट है या जो डेल्टा वेरिएंट है, इसके बारे में खदशात ज़्यादा हैं कि ज़्यादा मोहलिक है। हमारी तैयारी क्या है इस वक्त, हुकूमत क्या सोच रही है सूरत हाल को लेकर? बहुत शुक्रिया जी। 3-4 चीज़ों का आपने जिक्र किया। सबसे पहले वेरिएंट्स का जिक्र कर देता हूँ। ये कई दफ़ा बात हो चुकी है, लेकिन जब कभी भी वायरसेस एक वबा की सूरत में आए तो जब वो फैलते हैं तो उनको जब वो मल्टीप्लाई करते हैं तो उनमें नई अक़साम, नए वेरिएंट्स हमेशा पैदा होते हैं। और कई दफ़ा जो नए वेरिएंट्स और नई अक़साम हैं वो ज़्यादा तेज़ी से फैलाव की काबिलियत रखती हैं। अच्छा, एक चीज़। और दूसरा ये है कि कभी कभार जब वो ज़्यादा फैलाव करती है तो ज़ाहिर है ज़्यादा लोगों को अफेक्ट होगा तो वो ख़तरनाक साबित होना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि जो नए वेरिएंट्स आ रहे हैं वो गुज़िश्ता जो पुराने वेरिएंट हैं, ये पुरानी अक़साम हैं, उसकी निस्बत अपने फैलाव की ताकत में थोड़ी ज़्यादा तेज़ी रखते हैं। तो एक तो ये चीज़ है और ये बिल्कुल दुरुस्त आपकी ऑब्जर्वेशन है। दूसरी बात ये है कि ये दुरुस्त है कि मुल्क भर में जो नंबर्स हैं वो बढ़ रहे हैं, लेकिन उनमें भी फ़र्क है। फॉर एग्जांपल कराची की जो पॉजिटिविटी शरह है आज मसलन 19% के करीब है। इस्लामाबाद में ये कुछ 6% के करीब है। पंजाब में ओवरऑल थोड़ी कम है, लेकिन लाहौर के अंदर भी ये मौजूद है। कश्मीर का आपने जिक्र कर दिया। चुनाचे जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस हैं वो एक ब्लंट इंस्ट्रूमेंट के तौर पे सारे मुल्क में एक जैसे नहीं हो सकते। NCOC के हवाले से हम हमेशा मिनिमम्स डिफाइन करते हैं और ये असूल तय रहा है और आज भी है कि जिस इलाके में फर्दर बीमारी या फर्दर फैलाव की तेजी हो वहाँ इजाफी एडिशनल स्टेप्स लगाए जाएंगे। तो इसी तरह जैसे आपने जिक्र किया, इस्लामाबाद में स्मार्ट लॉकडाउन, लिमिटेड लॉकडाउन, टारगेटेड लॉकडाउन, जो भी उनको बोल लें वो उनका इस्तेमाल हो रहा है। सिंध में उन्होंने जो ऐलानात किए हैं डाइनिंग वगैरह के हवाले से वो बिल्कुल दुरुस्त है। सो मैं समझता हूँ कि हमारा सिस्टम एज इट इज़ डिज़ाइंड इज़ रिस्पॉन्डिंग करेक्टली टू इट। लेकिन बहरहाल ये बीमारी जो है ये हर एक को आज तक डॉज और सरप्राइज करती आई है और इसके साथ साथ चलना है। इसके साथ साथ आपने देखना है कि आज की क्या सूरत हाल है और उस पर रिएक्ट करना। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने बात की कि सिंध में पाबंदियां सख्त की गई हैं, जब हम रावलपिंडी की बात करते हैं वहाँ पर भी केसेस हमें देखने को आ रहे हैं और तस्दीक हुई है डेल्टा वायरस के हवाले से। अब चूँकि ओवरऑल एक सिचुएशन ऐसी है, हम अब किस तरह से लॉकडाउन की तरफ जाएंगे या स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाएंगे, क्योंकि आगे ईद उल अज़हा भी आ रही है, मंडियों में भी रश बढ़ेगा, बाजारों में भी रश बढ़ेगा। हमने देखा है कि जब भी इस तरह का कोई मामला, कोई त्यौहार आता है तो लोग लापरवाही करते हैं। तो गवर्नमेंट की इस हवाले से क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है? सबसे पहले तो जी के जो ईद की जो छुट्टियां हैं उसमें सारी बिजनेस एक्टिविटीज कम होंगी, बंद होंगी, सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज होंगी। उसके अलावा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो बंद होगी। जो उसके अलावा जो एनफोर्समेंट है, यानी जो इनका देखें, एक पाबंदी का जिक्र कर देना या कह देना कि ये है वो अपनी जगह है, लेकिन जब तक उसको एनफोर्स ना किया जाए, उसके पीछे जो एडमिनिस्ट्रेटिव मसल है पूरी ताकत इस्तेमाल ना की जाए उसकी एनफोर्समेंट के लिए, याद दहानी के लिए, तो फिर बात नहीं होती। तो इस चीज़ के ऊपर खुसूसी एफर्ट इस वक्त चल रही है। फिर जो टूरिज़्म है, आपको पता है कि जब भी छुट्टियां हों तो लोग 3-4 दिन अगर ऑफ हैं तो फिर वो सबकी दौड़ होती है कि चले हम भी कहीं चक्कर लगाएं किसी पुरअफ़ज़ा मकाम का। तो उस सूरत में हमने इसको बैन तो नहीं किया। एक तो ट्रैवल की रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन बहुत एक अहम शर्त यह है कि वैक्सीनेटेड लोगों को ही सिर्फ टूरिस्ट एरियाज़ में घुसने दिया जाएगा और इसकी बहुत स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट होगी। आखिरी बात जिसका हिस्सा आप भी हैं और मैं भी हूँ, हम मीडिया कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, आप इस बात में अपने इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम को सबसे पहले आपने इस टॉपिक को उठाया। ये सारी चीज़ें भी अहम हैं। आखिरकार ये मैसेज जाता है, आखिरकार लोगों को इस बात का असर आना शुरू हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली ये बीमारी ऐसी है कि ये तमाम हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव और एनफोर्समेंट कैपेबिलिटीज़ है उसको टेस्ट। डॉक्टर साहब, आपका भी ये कंसर्न ज़रूर होगा बीइंग अ प्रोफेशनल और ओबियसली एज अ सिटीजन, और इस सारी कैंपेन को चूँकि आप समहाउ लीड भी कर रहे हैं जो हमारी कोविड के खिलाफ है। ये जो कश्मीर के अंदर जलसे हो रहे हैं जी, एक जानिब तो ज़रूरी है, एक पॉलिटिकल प्रोसेस है, जलसे जुलूस ज़रूरी हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो सूरत हाल है वो इंतहाई मखदूश है। एंड वी रिमेंबर NCOC ने प्रपोज किया था कि हम इनको इलेक्शंस को थोड़ा डिले कर दें, लेकिन वो उसके ऊपर भी फिर ओबियसली पॉलिटिकल बयानबाजी शुरू हो जाती है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट इकदाम यह है कि कश्मीर के जलसे जो हैं इनके ऊपर एक नज़रसानी की जाए जो हो रहे हैं वहाँ पे। तो इसके बारे में क्या सोच रहे हैं आप लोग? जी ये बिल्कुल बात आपकी दुरुस्त है। जो तस्वीर मैंने देखी हैं आती हुई हर किस्म के जलसे से, और मुझे जिसमें ज़्यादा तशवीश हुई, देखिए ये तो पता था जलसे हैं तो लोग तो आएंगे, लेकिन मास्क की जो इस्तेमाल है वो तकरीबन मुझे नापैद नज़र आ रहा है वहाँ, और उसकी बहुत शदीद इन्फोर्समेंट की ज़रूरत है। आज NCOC इसके बाद है, मैं इस चीज़ को वहाँ दोबारा से हम उठाएंगे और जो सारी हमारी टीम है रोज़ाना भी देख रहे हैं, लेकिन आज खुसूसी तौर पर इस पर भी बात होगी। इलेक्शन ज़ाहिर है एक
ज़रूरी जमहूरी अमल है, हम उससे इख्तलाफ कैसे कर सकते हैं, लेकिन उस दौरान कम से कम अगर हम मास्क पहन लें तो जो बीमारी का फैलाव है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि मास्क तो हर वेरिएंट के खिलाफ काम करता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन के हवाले से भी हम चाहेंगे आप अपडेट कर दें, क्या सिचुएशन है इस वक्त? वैक्सीन लगाई जा रही है, कितने लोगों को लग गई है, कितने शहरियों को केटर कर लिया गया और मजीद किस तरह से डोजेज लगाई जाएंगी? अच्छा, वैक्सीन का जो अमल है ना, ये अब तेज़, ये जैसे कहते हैं ना, वो एक पहिया चलना शुरू हो और अपनी स्पीड पे आ जाए, वो माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। तकरीबन 5 लाख से तजावज़ कर रही है रोज़ाना की वैक्सीन। कल की जो गुज़िश्ता रोज़ की जो खबर थी, आज की रात का डेटा अभी मेरे पास हाथ में नहीं, 5,35,000 लोग थे। सो 500,000 लोग हैं जिन्होंने आके वैक्सीन लगाई है। इसमें फर्स्ट डोजेज़ भी हैं, सेकेंड डोजेज़ भी हैं, हर उम्र के लोग आके लगा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी तरह चल रहा है और शुक्र है हमारे पास आगे वैक्सीन की इंशाल्लाह वाफिर अवेलेबिलिटी है, जुलाई, अगस्त और इससे आगे भी, और हमने उनकी परचेज भी हम कर रहे हैं और फर्दर करते चले जाएंगे। सो वैक्सीन का अमल अच्छा चल रहा है, लेकिन क्योंकि हम बड़ा मुल्क हैं, 225 मिलियन आबादी है, जिसमें से कम 125 मिलियन जो एडल्ट्स हैं जिनको वैक्सीन का हमारा इस वक्त टारगेट है, जिसमें अगर हम 70% को भी केटर करें तो हमने कहा था कि कम से कम मिनिमम 70 मिलियन हम इन लोग वैक्सीनेट कर लें। तो उस हिसाब से जो अगले 5.5 महीने हैं, इसमें हर महीने हम अगर 12 से 15 मिलियन लोग वैक्सीनेट नहीं करेंगे तो फिर हमारा हदफ नहीं रीच होगा। लेकिन जिस पेस पे ये वैक्सीन चल पड़ी है और इंशाल्लाह जिसको हम आगे ले जाना चाह रहे हैं और उसकी भी बहुत डिटेल्ड प्लान्स हैं, ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि ये हदफ रीच होगा। अच्छा, अब सिचुएशन थोड़ी सी डॉक्टर साहब इस लिहाज से मुख्तलिफ है। हम अगर डेल्टा वेरिएंट की बात करते हैं, चूंकि ये पाकिस्तान में तो है नहीं, यूजुअली इसको इंडिया में एक्सप्लोर ये सामने आया और फिर उसके बाद ये पाकिस्तान में भी हमने इसके केसेस देखे। कराची में कंपैरेटिवली ज़्यादा हैं। वैसे तो ये सूबाई फैसला होता है कि सूबे क्या डिसीजन लेते हैं अपने हेल्थ के मामलात को लेकर, लेकिन ओबियसली विफाक एक गाइडलाइन फराहम करता है, एनसीओसी भी एक गाइडलाइन देता है। तो इस वक्त जो बैनुस्सूबाई ट्रांसपोर्ट है या लोगों का आना जाना है, चूंकि कराची में 17% तक केसेस हैं, लाहौर में भी उतने नहीं हैं या पंजाब में कम है, तो ऐसा कोई फैसला हम देख सकते हैं कि बैनुस्सूबाई ट्रांसपोर्ट को या लोगों का आना जाना कम किया जाए ताकि कम से कम ये जो डेल्टा है इसकी ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसफर कम हो सके एक सूबे से दूसरे सूबे में? एक तो बात ये जी कि ये जो वेरिएंट्स हैं ये एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक भी नहीं बचाए जा सकते, रोके जा सकते, सिवाय इसके कि सारी दुनिया मुकम्मल तौर पे अगले 1 साल के लिए, मैं ऐसे एक मिसाल की फिगर ले लूँ, कई महीनों के लिए कम्प्लीटली ट्रैवल बंद कर दे। ये वायरस है, ये कोई जिसे कहते हैं ना नजर आने वाली चीज़ तो है नहीं, तो ये चल पड़ता है। और मुल्क के अंदर, एक मुल्क के अंदर इसकी जो ट्रांसमिशन या ट्रांसपोर्टेशन है, इंपोर्टेशन एक्सपोर्टेशन, उसको स्टॉप करना नियरली नामुमकिन होता है। आप सिर्फ उसको एमिलिएट करते हैं। और इन एनी केस ये मैं आपको बता दूं, ये जो वेरिएंट्स हैं ये हर जगह हर वक्त मौजूद होते हैं, इनकी तादाद फर्क हो सकती है, प्रोपोर्शन फर्क हो सकती है। तो ज्यादा हमारा फोकस जो है वो इंटर प्रोविंशियल मूवमेंट की बजाय जहां ये बीमारी है उसके ऊपर काबू पाना ज्यादा जरूरी है, एपिडेमियोलॉजिकली स्पीकिंग। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। आप हमारे साथ सुबह आपने अर्ली इन द मॉर्निंग ज्वाइन किया, जैसे हमारे साथ बात भी की, क्योंकि ऑब्वियसली एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है और इस पर हम सबको एहतियात की नजरसानी की जरूरत है। जिस तरह से हम लापरवाही का मुजाहरा कर रहे हैं और हमने बहुत अच्छे तरीके से इस पर काबू पाया इमरान। और अपना एक चीज़ हम मिस कर गए, लेकिन हम उसको मेंशन जरूर कर देते हैं डॉक्टर साहब के हवाले से, जो मुख्तलिफ अस्पतालों का अमला एहतजाज करा था कोविड के हवाले से, उनके मामलात को भी सेटल कर लिया गया है। ये ताज़ा तरीन अपडेट है। इसी पे हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। और जिक्र ईद उल अज़हा का जैसे जैसे करीब आ रही है, मवेशी मंडियों में रौनकें भी बढ़ रही हैं, रश भी बढ़ रहा है और कोरोना के खदशात भी बढ़ रहे हैं। और सबसे अहम बात, जानवरों के दाम ही होते हैं, हर दफ़ा बढ़ जाते हैं। व्यापारी भी परेशान है, ख़रीदार भी परेशान है। व्यापारी कहते हैं महंगाई बहुत है और ख़रीदार भी कहते हैं महंगाई बहुत है, दोनों को पैसे चाहिए। खैर, इसी पर हमने बात करनी है। बिल्कुल, इसी हवाले से हम बात करेंगे और हमारे दोनों जो नुमाइंदे हैं, हमें दोनों शहरों लाहौर और कराची से में ज्वाइन कर रहे हैं कि ओवरऑल मंडियों की क्या सिचुएशन है, रेट्स क्या चल रहे हैं, उसके साथ साथ कोविड की सिचुएशन में क्या इकदाम किए गए हैं। हमें लाहौर से अफजाल तालिब साहब ज्वाइन कर रहे हैं और कराची से साजिद रऊफ साहब होंगे। सबसे पहले अफजाल साहब, मैं आपकी जानिब आऊंगी, आपसे जानना चाहूंगी आप इस वक्त कहाँ पे मौजूद हैं, कौन सी मंडी में मौजूद हैं, क्या सिचुएशन देख रहे हैं, क्योंकि अब ऑब्वियसली इस बार की ईद उल अज़हा थोड़ी डिफरेंट भी है, यहाँ पर क्या इंतजाम हैं ओवरऑल। और अफजाल भाई, वो जो ऑफर 1.5 लाख वाले बकरे की बात की थी वो भी बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, चूँकि ईद उल अज़हा जो है जूं करीब आ रही है, उसी अंदाज से जो है व्यापारियों और जो है ख़रीदारों में जो है वो एक जंग का सिलसिला जारी है। चूँकि हर बंदा सोचता है कि वो अपने जो है गोल अचीव कर ले। तो अभी चूँकि मैं इस टाइम मौजूद हूँ लाहौर की सगियाँ
मंडी मवेशिया में, जहाँ पे बड़ी तादाद में जो है छोटे और बड़े जानवर जो हैं लाए गए हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ अजला से। तो मैं जब पता चलो भाई ने ये कहा, ये मैंने भी एक बकरे के रेट पूछा, मैंने कहा ये बकरे की कीमत कितनी है, उन्होंने कहा 1.5 लाख रुपए। मैंने कहा मैंने 2 की नहीं 1 ही पूछी है। वो कहता है मैं 1 ही बता रहा हूँ भाई, 1.5 लाख रुपए। तो यहाँ पे जो हर साल की तरह जो ईद उल अज़हा पे जो सूरत हाल है वो बकरों की और बड़े बड़े जानवरों की वो इस कदर ज्यादा है। और मेरा ख्याल है इस दफा जो रुझान बाजार तो जो लग रहा है बकरों की कीमतें काफी हद तक ज्यादा होने की वजह से शायद लोगों को इज्तिमाई कुर्बानी की तरफ ज्यादा जो है वो जा रहे हैं। तो अफजाल साहब, एक दूसरी सबसे हमने सुना था कि जो वैक्सीनेशन है वो लाजमी करार दी गई है व्यापारियों के लिए, तो क्या वैक्सीनेशन हो रही है मंडियों में इस वक्त? आप तो अब बस यही सूरत हाल है, चूँकि यहाँ पे जो है ज़िले इंतजामिया की जानब से जो है 2 रोज़ कबल जो है उनका मंडे तक जो है तमाम जो व्यापारी हैं वो वैक्सीनेशन करवाएंगे, और जो वैक्सीनेशन नहीं करवाएगा उसे जेल जाना पड़ेगा, उनका सामान भी जब्त कर लिया जाएगा। लेकिन दिलचस्प सूरत ये है यहाँ पे जो वैक्सीनेशन तो शायद कोई करवा ही ले, लेकिन यहाँ वैक्सीनेशन सेंटर ही नहीं खुला तो वैक्सीनेशन किसी ने क्या करवानी है। अच्छा, तो यहाँ पे जो है SOPs के हवाले से इस तरह जो है हुकूमत ने 50 साल से ऊपर उम्र वालों को और 10 साल से कम बच्चों को जो है वो दाखिले पे पाबंदी लगाई हुई है मंडियों में। लेकिन SOPs के हवाले से ना कोई मास्क का सिलसिला है, ना कोई जो है जरा अफजाल साहब आपकी तरफ हम दोबारा भी आएंगे, कराची का रुख करेंगे। साजिद रऊफ साहब हमारे साथ मौजूद है। साजिद साहब, आप किस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं? जिस तरह से लाहौर में अफजाल साहब बता रहे हैं कि इस तरह से SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा, कराची की क्या सूरत हाल है? देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एशिया की सबसे बड़ी मंडी जो है वो कराची के इलाके सोराब गोड पर लगती है। इस वक्त हम जो है वहाँ के एक मखसूस ब्लॉक में मौजूद है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुबह का वक्त है और लोगों की आमद का सिलसिला भी यहाँ पर शुरू हो चुका है, क्योंकि अब सिर्फ ईद उल अज़हा में 6 रोज़ रह गए हैं और लोगों की कोशिश है कि वो अपना जल्दी से जल्दी अपना बबलू डब्लू और जो शहनशाह सुल्तान जो है वो जल्दी से जल्दी खरीद लें। इस वक्त हमें यहाँ पर मौजूद हो और लोग यहाँ पर जो है खरीदारी यहाँ पर कराची में सुबह से शुरू हो चुकी है। लोगों जो है वो टोलियों की शक्ल में यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए। लेकिन जो खास बात यहाँ पर है, जो व्यापारी और जो खरीदारों में जो इस बात पर टकरार हो रही है कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस साल जो जानवरों की कीमत है वो काफी ज्यादा है। अच्छा। जो खरीदार है उनका कहना है कि एक आम जानवर की खरीदारी में जो है कम से कम 30 से 50 हजार रुपए का जो फर्क आ गया है। अच्छा। गुज़िश्ता साल जो उन्होंने एक गाय खरीदी थी वो तकरीबन 1,25,000 की थी, जो इस वक्त जो उसकी कीमत 1,75,000 वैक्सीनेशन के हवाले से जिस तरह लाहौर के में बाउंड किया गया है व्यापारियों को कि वो वैक्सीनेशन करवाएं, कराची में भी इस तरह से ही है? जी बिल्कुल, देखिए शुरू में तो यही कहा गया था कि जो खरीदार आएंगे, जो व्यापारी होंगे वो वैक्सीनेटेड जरूर होंगे, यानी कि वैक्सीन जरूर कराएंगे। लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं देखा। जहां पर खरीदार तो कुछ हमें जो SOPs पे अमल दरामद करते हुए दिखाई दिए, सिर्फ इस हद तक कि वो चेहरे पे अपने मास्क लगाए में, ताहम ना कोई सैनिटाइजर का यहाँ पर हमें देखने में आया, ना ही कोई समाजी फासला जो था वो हमें यहाँ पर फॉलो नहीं किया जा रहा। कराची और लाहौर की सिचुएशन सेम है। बहुत शुक्रिया अफजाल तालिब, आप हमें लाहौर से अपडेट कर रहे थे और साजिद रऊफ हमारे साथ कराची से मौजूद थे। ईद आ रही है जी, मंडियों में रश बढ़ रहा है। और अफजाल भी आप जरा करें भाव-ताव बनाएं, क्या पता बनी जाए 1.5 लाख में 2 मिल जाए। अभी तो वैसे नहीं मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा, कम से कम ईद के पास, ईद वाले दिन शायद। ये बड़ी गलत फहमी है, वो वाला हिसाब भी नहीं है। इसी तौर पे जी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर खुशामदीद। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि पाकिस्तानी खवातीन दुनिया भर में अपनी कामयाबियों के झंडे गाड़ी हैं और आज हमारे साथ एक ऐसी ही कामयाब पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर मौजूद हैं जिनको दोबारा फोर्ब्स 30 अंडर 30 की फहरिस्त में दोबारा शामिल किया गया है। इसके साथ साथ वो MIT लैब के डायरेक्टर की फेलो भी रह चुकी हैं। खालिदा बरोही के हवाले से हम बात करें, जो सुगड़ के नाम से एक गैर मुनाफा बख्श इदारा भी चलाती है। उनका इदारा बेसिकली दही इलाकों की खवातीन को खुद मुख्तार इंडिपेंडेंट बनाने के लिए हुनर सिखा रहा है और उनको इस जो कह लें ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने 16 साल की उम्र में शुरू किया था और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे काम करिए। बिल्कुल, हम वैसे जिक्र करें दी चाय स्पॉट, अगर हमें अमेरिका में देखा जा रहा है, यकीनी तौर पर देखा जा रहा है, तो ये चाय स्पॉट के नाम से बहुत सारे लोग वाकिफ हैं। इस कैफे की खास बात यह है कि इसमें चाय तो मिलती है मगर साथ पाकिस्तानी तहजीब
तहजीब और सकाफत भी दुनिया के सामने रखी गई है और पाकिस्तानी कल्चर यहाँ पे नुमाया नजर आता है। कुछ विजुअल्स भी हमारे पास हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। इस चाय खाना की सबसे खास बात यही है कि यहाँ पे सिर्फ आप चाय नहीं पिएंगे बल्कि हाथ की कढ़ाई से मुज़य्यन पाकिस्तानी मलबूसात, शॉल्स, दीगर चीज़ें भी आपको नजर आएंगी और वो यहाँ पे हाथों हाथ बिकती भी हैं, वो सेल भी रखी गई हैं। मजीद क्या कुछ है इस चाय में और ऐसा क्या है जिसने खालिदा बरोही को मुनफरिद बना दिया है, उन्हीं से हम बात करते हैं। वी हैव द ऑनर टू हैव खालिदा साहिबा विद अस राइट नाउ यूएसए। उनसे हम बात करते हैं। एक्सक्लूसिवली हमारे साथ आई, इससे पहले किसी टीवी शो का हिस्सा नहीं बनी और खालिदा हम आपको वेलकम भी करेंगे और आपको थैंक यू भी बोलेंगे क्योंकि आप आज हमारे शो का हिस्सा बनी। हमें बहुत अच्छा लग रहा है अपने आपसे बात करके। कैसी हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया और बहुत खुशी हुई मुझे क्योंकि जब भी पाकिस्तान के बारे में मौका मिले बात करने का तो आई एम रियली रियली एक्साइटेड। लवली। अच्छा खालिदा, सबसे पहले तो अपने इस ऑर्गेनाइजेशन और अपने इस द चाय स्पॉट के नाम से जो आप एक कैफ़े चलाती हैं, चाय गोरों को इतना इंटरेस्ट है चाय में? क्योंकि जिस तरह से आपने बनाया है, आपने बताया न्यूयॉर्क और आपने एरिज़ोना में भी इस तरह का एक आउटलेट खोला हुआ है चाय के हवाले से, तो कितना इंटरेस्ट है गोरों का? बहुत ज़्यादा। पता है हमें एक्चुअली यकीन नहीं था कि इतना ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। हमने इनिशियली शुरू चाय स्पॉट इसलिए किया था क्योंकि मैं अपने ट्राइब में पहली लड़की हूँ जिसने किसी को पसंद किया और मेरा हस्बैंड जो है हाफ इटालियन हाफ अमेरिकन है। उस वक्त जब हमारी मुलाकात हुई उसकी फैमिली वालों ने बहुत ज़्यादा नाराज़गी दिखाई और मेरी फैमिली वाले, जहाँ पे हम कज़न्स के साथ शादियाँ करते हैं, एक ट्राइबल एरियाज़ बलूचिस्तान से आती हूँ मैं, तो वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा हैरान हुए, बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए। मेरे अम्मी अब्बू को तो यकीन नहीं आ रहा था और उन टाइम में हमें अंदाज़ा हो गया कि एक ऐसी चीज़ हो रही है, एक ऐसा फियर है इंसानों के दिलों में जो शायद असल नहीं है, वो सिर्फ इसलिए उनके दिलों में क्योंकि वो एक दूसरे से बहुत दूर हैं। पाकिस्तान में ये सोचा जाता है कि अच्छा अमेरिका के लोग रिलेशनशिप्स को तरजीह नहीं देते और ऑफ कोर्स रियलिटीज़ हैं कुछ इनमें काफ़ी सारी, लेकिन अमेरिका में ये समझा जाता है कि भाई डर लगता है हमें पाकिस्तान से, वहाँ सेफ भी है या नहीं है। ऐसी बातें जो मुझे यकीन भी नहीं आता क्यों लोग इस तरह से कहते हैं। अच्छा, तो एक दिलचस्प बात तो ये है कि आप तो बलोची शॉल ओढ़े और पाकिस्तानी कपड़े पहने खड़ी हैं, लेकिन अपने मियाँ को आपने पाकिस्तानी शलवार कमीज नहीं पहनाई है। दो के इज अमेरिकन इटालियन, बट आप उनको भी जरा थोड़ा सा देसी अवतार के अंदर लाने की कोशिश की कभी आपने कि आप भी जरा थोड़े पाकिस्तानी लुक में आए? उनको तो खूब हमने बल्कि बलूचिस्तानी बना दिया है। हमारी शादी जो बहुत ज़्यादा मुश्किलों के बाद हुई, फाइनली मेरी फैमिली ने किया, सारे ट्राइब ने एग्री किया। हमारी शादी में दाऊद को वो पगड़ी पहनाई गई, जो हमारे यहाँ एक सेरेमनी होती है जब ट्राइब के साथ मतलब इनवाइट किया जाता है किसी को, उनको पगड़ी पहनाई जाती है 7 सरदारों से। तो उन्होंने पगड़ी पहनाई। अब उसके बाद तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा पाकिस्तानी पहनता और बहुत कम यहाँ के कपड़े। खालिदा, आपके चाय स्पॉट को लेकर दो चीजें हैं। एक तो यहाँ पे चाय ओब्वियसली मिलती है, स्नैक्स वगैरह भी होंगे, एक तो उसका एक टर्नओवर होगा और दूसरी जानिब आप बहुत सारी पाकिस्तानी मसनूआत जो है हमारी इलाकाई, उनको भी आप बेचते भी हैं और लोगों को दिखाते भी हैं। तो ज्यादा लोगों की दिलचस्पी चाय में है या पाकिस्तानी उस मसनूआत में, या दोनों में? दोनों में, बिल्कुल। जब हमने शुरू किया हमने यही सोचा कि एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे लोग आएं और उनको ऐसा लगे जैसे वो पाकिस्तान में दाखिल हुए। क्योंकि जब हम शादी की बात चल रही थी उस वक्त मेरी फैमिली वालों को बिल्कुल वो जो अग्री नहीं कर रहे थे, यहाँ के लोग अग्री नहीं कर रहे थे उसकी फैमिली, तो हमने उनको मिलाया और हमने उनको चाय पिलाई इटली में और वहाँ पे ही हमारी एंगेजमेंट हुई। और जब चाय के ऊपर इतनी आसानी से लोग एक दूसरे को पहचानने लगे, एक दूसरे से बात करने लगे, हमारी फैमिली ने एक दूसरे को रियलाइज किया कि अच्छा इंसान है, अच्छे लोग हैं, तब पता चला कि हम एक ऐसा माहौल क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पे लोग मिलें, चाय पिए और एक दूसरे के साथ मोहब्बत से बात करें। आपने चाय के जरिए दो खानदानों को आपस में मिलाया और उसको आपने फर्दर कंटिन्यू किया कि आप न्यूयॉर्क में अमेरिका के इस तरह का एक चाय स्पॉट बनाएंगी। आपकी एक और ऑर्गेनाइजेशन भी है सुगर के नाम से, हम उसके हवाले से जरूर जानना चाहेंगे। वो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, आप उसमें किस तरह से खवातीन को हुनर सिखा रही हैं और किस तरह से वर्किंग हो रही है? थैंक यू। सुगर फाउंडेशन अभी यहाँ बेस्ड है यूएसए में और अब हम एज ए डोनर ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है हम ट्राइबल एरियाज में औरतों के साथ काम करते हैं। तकरीबन 10 विलेजेस हैं बलूचिस्तान के और 13 विलेजेस हैं सिंध के। और जब हम किसी एरिया में जाते हैं तो हम 30 औरतों को फोकस करते हैं। एक विलेज में 30 औरतों को ट्रेनिंग देते हैं 1 साल के लिए। फिर उनके बाद जब उनका ट्रेनिंग खत्म हो जाता है उनको ग्रांट्स दे के उनकी बिजनेसेस लॉन्च करवाते हैं।
जबरदस्त। खालिदा, बहुत सारी खवातीन आपको देख रही हैं और जिस तरह से आपने अपना बैकग्राउंड भी बताया कि आप एक बलूची फैमिली से हैं जब बहुत सारी डिफिकल्टीज का आपको सामना करना पड़ा, क्या मैसेज देंगी उन खवातीन को जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहती हैं और किसी न किसी तरह से उनके लिए चैलेंजिंग है? और चाय स्पॉट की चाय की रेसिपी भी शेयर करना चाहें तो वी डोंट माइंड, दो यू विल नॉट। चाय की रेसिपी मेरे ख्याल से मेरे हस्बैंड को ज्यादा अच्छी चाय बनानी आ गई है तो वो करना चाहेंगे। लेकिन आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि मैं जहाँ से आई हूँ, मैं आपको यकीन दिलाऊं कि कभी कभी मैं सुबह को उठती हूँ तो मुझे यकीन नहीं आता कि इतना कुछ कर सकी हूँ मैं अपनी उम्र में, अपनी लाइफ में, और ये बहुत बड़ी चीज़ मेरे लिए फील होती है। और मेरे ही गांव में, मेरी ही अपनी औरतों में अभी तक बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट दूंगी पेरेंट्स को, औरतों के पेरेंट्स को, कि आप ये देखें कि अगर आपकी बच्ची पढ़ना चाहती है या कुछ करना चाहती है या जॉब करना चाहती है तो आप सोचें कि अगर राजी होंगे तो आपका क्या नुकसान होगा। सचमुच में ये सोचें, अगर आपका वाकई बहुत बड़ा नुकसान होगा तब आप और आपको मालूम नहीं है कि आपने कितना बड़ा काम कर दिया है और आगे, और ओबियसली यू आर सो यंग, बहुत आगे आपने जाना है, 30 अंडर 30 अभी आपका उसके अंदर नाम है, अपना बिजनेस कर रही हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं, तो इंशाल्लाह बहुत बेहतर होगा। और किसी और निशिस्त में भी आपसे खालिदा इन डिटेल्स बात करेंगे। वंस अगेन आपकी ज़ाती ज़िंदगी के लिए भी और कारोबारी ज़िंदगी दोनों के लिए बेस्ट विशेस हैं। अल्लाह करे बहुत अच्छे से चलें और पाकिस्तान का नाम रोशन करती रहे। और हम जब भी अमेरिका कभी इत्तेफाक से आए, वी वुड लव टू कम ऑन चाय स्पॉट। चाय स्पॉट पे लाजमी आएंगे। थैंक यू सो मच खालिदा फॉर जॉइनिंग अस ऑल द वे फ्रॉम न्यूयॉर्क। हमारे साथ खालिदा बरोही मौजूद थी। अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब बारी हमारे सेगमेंट देसी फूड की। अच्छा, देसी फूड की तो बारी है, लेकिन इससे पहले मैंने एक बात पूछनी है, उसके बाद हम देसी फूड पे जाएंगे। आप नमक कौन सा इस्तेमाल करती हैं? जो आम नमक बनता है मार्केट में, ये जो व्हाइट वाला होता है, उसकी वजह मतलब यूज होता है हमेशा। अच्छा, व्हाट इफ आई टेल यू, मैंने सुनने वालों को भी और देखने वालों को भी एक चीज बतानी, आई हैव टू टेल यू अबाउट पिंक सॉल्ट, जो पाकिस्तान में पाया जाता है और जिसके फवायद बेशुमार है। आमतौर पे हम सफ़ेद नमक तो इस्तेमाल करती हैं, ये आम जो सफ़ेद नमक है अब कहा यह जाता है और हमें मालूम भी है कि उसे गैर महफूज तरीके से साफ करके हम तक पहुँचाया जाता है। आम सफ़ेद नमक में सिर्फ आयोडीन होता है, जैसे आपको पता है, लेकिन हम अगर पिंक सॉल्ट की बात करते हैं तो इसमें 84 से ज़्यादा मिनरल्स हैं, फ़ायदेमंद मिनरल्स, जो कि पिंक सॉल्ट में पाए जाते हैं और दुनिया के और दुनिया भर में ये बहुत ज्यादा मतलब इस्तेमाल किया जाता है और पाकिस्तान से बरामद किया जाता है पिंक सॉल्ट, क्योंकि इसकी जो कह लें फायदियत बहुत ज्यादा होती है। तो आपने अपने घरों में हमेशा जो कह लें एक अच्छा मयारी नमक इस्तेमाल करना है, पिंक सॉल्ट इस्तेमाल, पिंक हिमालयन सॉल्ट ही इस्तेमाल करें ताकि सेहत भी अच्छी हो और जायका भी खाने का खाए। अब हम इसी नमक के साथ बात करने के साथ चलते हैं देसी फूड की जानिब। नाजरीन, देसी फूड सेगमेंट में आज मैं आपको खिलाने जा रही हूँ रोस्टेड चिकन। इसीलिए आज मैं आई हूँ DHA मार्केट में, जहाँ पर है रोस्ट वर्क्स वाले। इनके रोस्ट की खास बात तो ये है कि ये रोस्ट में सॉसेज को इंजेक्ट करते हैं। चले आए चलकर देखते हैं कि यहाँ का टेस्ट कैसा है और ये बनाते कैसे हैं। मैं इनके किचन में आ चुकी हूँ और मेरे साथ हैं शेफ़ हुज़ैफ़ा। आप ये रोस्टेड चिकन बनाते कैसे हैं? मैम, हम इसे पहले सीख में लगा के हम इसे बाइंड करते हैं। बाइंड करने के बाद इसे, जैसे कि आप देख सकती हैं, अभी हम बाइंड करने के बाद इसे स्पाइसेस लगाएंगे। इसको बांधने की ज़रूरत क्यों पेश आती है? मैम, ताकि ये खुले ना, लूज़ ना हो जाए बनने के बाद, इस वजह से। और जब ये बनता है तो वो नरम काफ़ी हो जाता है ताकि टूटे ना, ये टूट के नीचे ना गिर जाए, इस वजह से। आप इसको मैरिनेट कैसे करते हैं? हम इसे, जब चिकन आता है तो स्पेशल अपनी सॉस तैयार की होती है, वो स्किन के अंदर इंजेक्ट करते हैं। उसके बाद जब ओवन में हमने लगाना होता है तो हम पहले इस पर बटर लगाते हैं। बटर लगाने के बाद हम इस पर अपने कुछ स्पाइसेस हैं, जिस कुछ ड्राई स्पाइसेस हैं, ऑरिगेनो, पेपरिका वगैरह से मिक्स तैयार किया हुआ, वो हम लगा के इसे ओवन में बेक कर दें। अच्छा, ये इतनी सारी जो वेजिटेबल्स पड़ी हुई हैं, इसको भी डालेंगे आप इसके अंदर? मैम, इसके अंदर नहीं डालेंगे हम। हमारे रोस्ट के साथ साइड्स मिलती हैं, उस साइड्स में एक सॉर्टेड वेजिटेबल की साइड है, ये उसके लिए वेजिटेबल्स हैं, वो अलहदा से रोस्ट के साथ ही होती हैं। उसमें क्या क्या सर्व करते हैं? मैम, उसमें हमारी 7 किस्म की साइड्स होती हैं। रेड बीन्स होते हैं, सॉर्टेड वेजिटेबल होते हैं, पोटैटो वेजेस होते हैं, स्पाइसी राइस होते हैं, ऑलिव्स, एलोपिनो, ये हमारी 7 साइड्स होती हैं। मैंने देखा है कि चिकन की स्किन आपने नहीं उतारी, तो इसकी क्या वजह है? मैम, जो बाकी लोग रोस्ट बनाते हैं वो स्किन के बगैर बनाते हैं, हम स्किन के साथ इसीलिए बनाते हैं क्योंकि हमने इसके अंदर सॉस इंजेक्ट करनी होती है। आप इसको ओवन में कितनी देर रखेंगे? मैम, इसे ओवन में हम 45 to 60 मिनट्स रखेंगे। इसे बेक होने में इतना टाइम नॉर्मल हमारा टाइम लगता है।
अब ये चिकन मैरिनेट हो चुका है पूरा। अब हम इसे ओवन में रखेंगे तैयार होने के लिए, और इसे 45 to 60 मिनट्स लगेंगे तैयार होने में। जब तक मेरे लिए रोस्ट तैयार होता है, इनके ओनर से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के ऑनर रहीम जफर साहब। आप ये काम कब से कर रहे हैं? जी हमें ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए हैं काम शुरू किए हुए। आपको 2 माह हुए हैं ये काम स्टार्ट किए हुए, तो आपको ये काम करने का ख्याल कैसे आया? जी ये दुनिया में काफ़ी जगह रोटेसरी चिकन जो है वो बेचा जाता है। रोटेसरी असल में वो मशीन होती है जिसमें चिकन रोटेट कर रहा होता है और बन रहा होता है। तो हमने इसको थोड़ा अपना देसी चीज़ें इसके अंदर इन्फ्यूज़ करके एक देसी वर्जन उसका बनाया। तो वैसे ही मैंने सोचा कि एक नया आइडिया हो और पाकिस्तान की फूड मार्केट में एंटर किया जाए इसके साथ, तो देखा जाए कि कैसा रिस्पॉन्स होगा लोगों का। आपके रोस्ट की खास बात क्या है? जी हमारे रोस्ट में हमारी कुछ स्पेशल सॉसेज होती हैं जो कि हम रोस्ट के अंदर इंजेक्ट करते हैं। उसके बाद ड्राई रब मैरिनेशन भी होती है जो रोस्ट के ऊपर होती है। और सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये है कि हमारा रोस्ट ऑयल फ्री होता है, बिल्कुल भी इसके अंदर कोई भी ऑयल का यूज़ नहीं होता। तो सारी ऑडियंस हमारी जो है केटर हो जाती है, हर कोई ये रोस्ट खा सकता है। सज्जी में तो मैंने सुना था कि जो मसाला जाता है उसको इंजेक्ट किया जाता है चिकन में, लेकिन चिकन में सॉसेस को इंजेक्ट करना, ये ख्याल कैसे आया? सज्जी में जो होते हैं सारी चीज़ें, जो अंदर से चिकन जो है वो ब्लैंड रह जाता है, उसको ओवरकम करने के लिए हमने सोचा कि हम सॉसेस को इंजेक्ट कर दें उसके अंदर और एक ऐसे रोटिसरी चिकन बना दें जो कि हर बाइट तक जूसी हो और हर बाइट तक उसका टेस्ट पहुंच जाए। तो इसीलिए हम सॉसेस को इंजेक्ट करते हैं बजाय कि सिर्फ ऊपर से मैरिनेशन करें। आप जो चिकन इस्तेमाल करते हैं उसका कोई ख़ास वेट होता है? हाँ जी, चिकन हमारा 1000 से 1100 ग्राम के दरमियान होता है, जिसमें कुकिंग भी आसान होती है और एक अच्छा पोर्शन कस्टमर को चला जाता है। कस्टमर्स का रिस्पांस कैसा है? अभी तक तो जी अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, क्योंकि लोगों के लिए एक नई चीज़ है और ये पूरा जो हमारा फुल बर्ड है पूरी फैमिली के डिनर के लिए या लंच के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। आप चिकन रोस्ट के साथ और क्या सर्व करते हैं? जी रोस्ट के साथ हमारी एक चॉइस ऑफ साइड्स होती हैं जिसके अंदर स्वीट कॉर्न, राइस, रेड बीन्स, सॉटे वेजिटेबल्स और बहुत सी इस तरह की ऑलिव्स और हाइलपिनोस की तरह की साइड्स होती हैं जिसमें से कस्टमर चूज़ करके अपनी मर्जी का प्लेटर बना सकता है। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। नाजरीन, क्योंकि यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट नहीं था इसीलिए मेरे लिए पार्सल आ चुका है। आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। जैसे ये लोग बना रहे थे ना चिकन को, वैसे तो लग रहा था ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होगा। मैं घर जाके ट्राई करूँगी, आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे कुछ अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से। तो नेटो अफवाज के इनखला के बाद अफगानिस्तान में अफरा तफरी की सूरत हाल देखने में आ रही है। अफगान तालिबान के हमलों में काफ़ी शिद्दत आ गई है। अब अफगानिस्तान के बड़े हिस्से पर काबिज होने का दावा भी कर रहे हैं। अफगान तालिबान ने सूबा कंधार के पुलिस हेडक्वार्टर्स का कंट्रोल भी हासिल करने का दावा किया है और असलहे से भरी जो कई गाड़ियाँ हैं वो भी कब्जे में ले ली गई हैं। तालिबान ने पाकिस्तानी सरहद के करीब स्पिन बोल्दक शहर और बॉर्डर क्रॉसिंग का भी बड़ा कंट्रोल संभाल लिया है और बाबे दोस्ती गेट से अफगानिस्तान का परचम उतारकर अपना सफेद परचम भी लहरा दिया। बिल्कुल, और इस सारी सूरत हाल के बाद पाकिस्तान ने बाबे दोस्ती वेश मंडी का जो इलाका है उसके गेट को बंद कर दिया है। तालिबान ने ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और ईरान से मिलने वाली जो सरहदें हैं और उन रास्तों का जो कंट्रोल है वो भी संभाल लिया है। इसके साथ साथ दुनिया के कई ममालिक अफगान तालिबान के सामने इस वक्त सर झुकाते नजर आते हैं। कल बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बरतानिया की जानिब से सामने आई जिसने आलमी ज़वाबित की पासदारी की शर्त पर तालिबान के साथ काम करने का इंदिया दे दिया। भारत कई शहरों से हमें मालूम है, हम आपको रिपोर्ट भी कर रहे हैं, दुम दबाकर भाग रहा है, अपने कॉन्सुलेट्स बंद कर रहा है। रूस ने अपना सिफारती अमला अफगानिस्तान से उज़्बेकिस्तान मुंतकिल कर दिया है। फ्रांस ने अपने शहरियों और सिफारती अमले को निकालने की तैयारी शुरू कर दी है। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल इंतहाई गंभीर है, कोई मफाहमत होती नजर नहीं आती है। अलबत्ता एक खबर एजेंसी ये कहती है कि अफगान सियासी वफ्द दोहा में इसी हफ्ते तालिबान के साथ मुज़ाकरात करेगा और दोबारा शुरू होने वाले मुज़ाकरात में अफगानिस्तान की जानिब से आला कौमी मसालती कौंसिल की चेयरमैन अब्दुल्ला भी शामिल होंगे। इस हवाले से हमें एक इंतहाई अहम शख्सियत जो इस पर बात कर सकते हैं, उन्होंने इस वक्त ज्वाइन किया। साबिक सेक्रेटरी खारिजा हैं, पाकिस्तान के अमेरिका में सफीर रह चुके हैं और इस वक्त डीजी इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज हैं इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में। हमारे साथ एजाज अहमद चौधरी साहब मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। इस बिना करियर डिप्लोमेट और बहुत कीनली चीज़ों को समझते हैं, उनका एनालिसिस लेते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल को कैसे देखते हैं। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन करने के लिए। सिचुएशन पाकिस्तान के लिए
इसलिए भी ज़्यादा गंभीर हो रही है क्योंकि हमारी लोकेशन ऐसी है और अफगानिस्तान के अंदर कोई भी जो जंग की सूरत हाल है वो पाकिस्तान को बराह रास्त कहना चाहिए कि मुतासिर कर सकती है। इस वक्त ये जो नक्शा बन रहा है अफगानिस्तान का और तालिबान आगे बढ़ रहे हैं, इसको पाकिस्तान के तनाजुर में, ईरान के तनाजुर में और खित्ते के तनाजुर में कैसे देख रहे हैं आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बहुत इसरार किया, वरना सुबह के वक्त तो दफ्तर में बैठे होते हैं, बहुत शुक्रिया। अमूमन शाम को हाजिर होते हैं आप लोगों की टॉक शोज़ में, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये मामला वाकई बहुत तेज़ी से बिगड़ा है और इसके लिए पाकिस्तान ही को नहीं, आपने दुरुस्त कहा, पूरे खित्ते को बड़ी तशवीश है। देखना ये है कि एक तो ये है कि वहाँ पे जंग का मंजर क्या है, तालिबान कौन से इलाके पे काबिज हैं, कौन से पे नहीं हैं। दूसरा ये है कि क्या ऐसा होना चाहिए, क्या जंग की तरफ जाना चाहिए। और वहीं पे पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा तशवीश है कि हम हमेशा से पिछले 20 साल से अमेरिका को भी कहते रहे कि अस्करी हल नहीं है, तो हम आज भी मेरे ख्याल में फौजी हल शायद नहीं देखना चाहते। हम तो ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान के जो लोग हैं बशमूल तालिबान वो आपस में मिल बैठकर मुज़ाकरात करके कोई एक सियासी समझौता करें, क्योंकि अगर ये नहीं होता अगले चंद हफ्तों में तो अफगानिस्तान में तो तबाही आएगी ही, लेकिन अफगानिस्तान के तमाम हमसायों बिलखुसूस पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हालात पैदा होंगे। तो इस वक्त जो सबसे अहम ज़रूरत पाकिस्तान की है वो यही है कि अफगानिस्तान की इस तेज़ी से बिगड़ती सूरत हाल को, जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, इसको किसी तरीके से सियासी धारे में लेकर आए। ये मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा इस वक्त अहम काम है। ठीक हो गया। तो सब जिस तरह से हम पास्ट की बात करें, माजी के मुकाबले में हैरान कुन बात यह है कि दुनिया जो अफगान तालिबान है उनके खिलाफ खड़ी दिखाई नहीं दे रही, और इस पर बहुत सारे ममालिक ने इनफैक्ट उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गए, उनके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हो गए। तो क्या इस बात से हम ये नतीजा निकाल सकते हैं कि दुनिया जो है अफगान तालिबान की जो अहमियत है अफगानिस्तान में उसको तस्लीम कर रही है? एक हद तक उनको एक सियासी धड़े के तौर पर तो तस्लीम उस वक्त ही कर लिया था अमेरिका ने जब उनसे बातचीत शुरू की थी। अगर आपको याद हो तो ये आज भी 1267 जो रजीम है यूनाइटेड नेशंस की, उस पे ये एक टेररिस्ट एंटिटी के तौर पर दर्ज हैं, और यही इनका मुतालबा भी रहा है अमेरिका से भी कि हमें डी लिस्ट किया जाए, अब हमें दहशतगर्द तंजीम के तौर पर मत देखें। लेकिन जब अमेरिका ने उनसे मुज़ाकरात करने शुरू कर दिए तो अफगान हुकूमत ने कहा भाई आपने तो उनको तकरीबन तस्लीम कर लिया। तो हमारा ये ख्याल शुरू से था कि आप अगर उनके साथ बातचीत करना चाहते हैं तो उनको एक सियासी धड़े के तौर पर तस्लीम करें, जिस तरह बाकी जगहों पर भी हुआ है, तो वो उन्होंने किया। अब जब 1.5 साल का तकरीबन अरसा था जिसमें सबसे भारी जिम्मेदारी अफगान हुकूमत के कंधों पर थी कि वो इस वक्त को इस्तेमाल करके उनके साथ कोई एक इंटरम सेटअप बनाते, लेकिन बदकिस्मती से अफगान हुकूमत जो थी अशरफ गनी साहब की और उनके जो दूसरे 2 साथी हैं, उन्होंने इसके ऊपर बहुत कीमती वक्त ज़ाया कर दिया। अब आन के वो पाकिस्तान से दरख्वास्त भी कर रहे हैं कि भाई किसी तरीके से हमारा इनके साथ मेल मिलाप कराओ, तो आपने बहुत देर कर दी। अब दुनिया भी ये जानने लग गई है कि अगर तालिबान वहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पे कब्जा कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया का कोई मुल्क जो है वो ये चाहता है कि कब्जे से अफगानिस्तान जो है वो चले। मेरा ख्याल है ज़्यादा तो लोग यही चाहते हैं कि कोई किसी किस्म का इस्तेहकाम हो सियासी, ताकि एक मखलूत हुकूमत बने। और तालिबान ने भी बड़ी हद तक मोतदिल पॉलिसी अपनी जो है इस दफ़ा उन्होंने कम अज़ कम ये इंडिकेशंस दी हैं, जिसकी वजह से भी दुनिया को थोड़ा सा इत्मीनान हुआ। उन्होंने ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से, उनकी तालीम के हवाले से, दूसरे मामलात के हवाले से उन्होंने थोड़े इंडिकेशंस दिए हैं पिछले 18 महीने में। तो उससे ये थोड़ा सा इत्मीनान है कि वो एक मखलूत हुकूमत या सबको लेकर चलना चाहेंगे, तो इसकी कोशिश जारी रहनी चाहिए। हाँ, ये जो इत्मीनान की आपने जिक्र, मेरा अगला सवाल भी इसी हवाले से था। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला भी उनकी एक रीसेंट स्टेटमेंट आई है, उन्होंने कहा कि ये बदले हुए तालिबान हैं। और लेकिन यहाँ पे सवाल चौधरी साहब ये पैदा होता है कि क्या हम इस तब्दीली की सोच जो बज़ाहिर हमें नज़र आती है, क्या पाकिस्तान या खित्ते के दीगर ममालिक इस पर भरोसा कर सकते हैं? दूसरा, हमें मालूम है कि बड़े सर्द ताल्लुकात रहे हैं तालिबान बिलखुसूस
और ईरान के दरमियान। लेकिन दूसरी जानिब हम जब वर्किंग रिलेशन की बात करते हैं तो यूके जैसे बड़े ममालिक भी और अमेरिका के हवाले से आपने खुद जिक्र किया कि वो भी वर्किंग रिलेशन की बात करें, और तालिबान ने एक विंडो भी ओपन रखी है एतदाल की और मुज़ाकरात की। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर हम अगर तालिबान कंप्लीटली इन पावर में आते हमें अगर नजर आते हैं तो आप समझते हैं कि हमारे लिए या खित्ते की दीगर ममालिक के लिए कोई खास चैलेंज नहीं है, बातचीत हो पाएगी और मामलात बेहतरी की जानिब जाएंगे? आपको लगता है नहीं, जो पहले प्रोसीजर होता रहा इलेक्शंस का और हुकूमतों के आने का वही दोबारा से लाना पड़ेगा? मेरे ख्याल में अगर हम बड़ी शुरू से मेरा ख्याल में हमारी हुकूमत कह चुकी है कि हम काबुल में फौजी कब्जे के नतीजे में पैदा होने वाली हुकूमत से उसको हम नहीं कबूल कर सकते। हम ये चाहते हैं कि वहाँ पे इस्तेहकाम के लिए एक सियासी समझौता हो। अच्छा, अब अगर फर्ज किया, बहुत सारे लोग आप में से मैं और भी टॉक शोज में देखता हूँ सवाल पूछते हैं कि जनाब फर्ज किया उन्होंने कब्जा कर लिया तो क्या हम उनको तस्लीम करेंगे? ये सवाल बहुत ज्यादा आप लोगों की तरफ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। सरकार पाकिस्तान के लोग इसका जवाब भी नहीं देते और बड़ी हद तक सही है कि वो नहीं जवाब देते। लेकिन मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि मामला उस तक पहुंचने से पहले काफी काम है जो करने वाले हैं हमें। और वो काम जो है वो एक तो ये है कि उस सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से जो एक लहर उठनी है बदनिज़ामी की और तशद्दुद की, और जिसके नतीजे में एक रिफ्यूजीज और ये मुहाजिरीन की एक दौड़ लग सकती है पाकिस्तान। कुछ लोग कहते हैं नहीं आएंगे, पर मेरा ख्याल है कि आ सकते हैं। तो उसके लिए पाकिस्तान को 4-5 काम करने। एक तो उन्होंने कहा कि हम बॉर्डर को इस दफा जरा बेहतर मैनेज करेंगे, 5-6 साल की हमने बड़ी मेहनत की है। दूसरा वो कोशिश कर रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन और हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज को कहें कि अफगानिस्तान के बॉर्डर के अंदर कोई कैंप्स बनाएं ताकि वो लोग उधर ही रहें और वो इस तरफ ना आए। हमारे पास पहले ही 30 लाख के करीब वो है। अच्छा, लेकिन सबसे अहम 2 चीजें हैं। सबसे अहम एक तो ये है कि पाकिस्तान ने कह दिया कि हमारा कोई फेवरेट नहीं है। पाकिस्तान के सबके साथ रवाबित है। हमारे इस इंस्टीट्यूट में जिसमें मैं बैठा हूँ, अफगानिस्तान के तकरीबन तमाम बड़े धड़ों के लीड कायदीन ने आके खिताब किया हुआ है। सो पाकिस्तान ने अपने आप को उस चीज से अलग कर लिया कि अफगानिस्तान की सियासत में हमारा कोई फेवरेट नहीं है। तो हमारा काम ये होना चाहिए कि जी उनको अभी भी कोशिश करें कि एक पैचअप उनकी कराएं और उनकी किसी न किसी किस्म से कम है। दूसरा काम हमें जो ये करना है कि इलाके के तमाम ममालिक जो हैं, जो इस वक्त वाकई चाहते हैं कि अफगानिस्तान में अमन आए, उन सबको किसी तरीके से इसके ऊपर यकजा रखें कि देखें अफगानिस्तान में प्रॉक्सी वॉर नहीं होनी चाहिए। अफगानिस्तान को पुरअमन होना पूरे खित्ते के लिए बहुत जरूरी है। पाकिस्तान ये कोशिश कर तो रहा है। बिल्कुल मुख्तसरन मैं एक सवाल का जवाब आपसे चाहूंगा। क्या पाकिस्तान इससे पहले जो अफगान सोवियत वॉर थी उसके बाद की सूरत हाल पैदा हुई, फिर हम 9/11 के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई, पाकिस्तान को म्यूजिक फेस करना पड़ा, हमने कुछ गलतियां भी की सिफारती तौर पर, लेकिन क्या अब हम उसकी निस्बत एक बेहतर या कंफर्टेबल पोजीशन में हैं जो साहब, जिसमें हम ज्यादा बेहतर और ज्यादा खुद मुख्तार फैसले ले सकते हैं और आने वाला वक्त ज्यादा चैलेंजिंग ताकि हमारे लिए ना हो? क्या हम एक बेहतर पोजीशन में हैं उससे, या ज्यादा चैलेंजिंग है हमारे लिए? मेरे ख्याल में हम बेहतर पोजीशन में हैं। उसकी 2 वजूहात हैं। पहली बात यह है कि पाकिस्तान की तमाम यानी सिविल मिलिट्री सारी क़यादत इस बात पे मुत्तफिक है कि एक पुरअमन अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए जरूरी है। हम कोई किसी किस्म की वहां गेम नहीं खेलना चाहते, ना ही हम चाहते हैं कि कोई खित्ते का मुल्क वहां पे गेम अपनी खेले। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान ने बाकायदा प्रोएक्टिवली इसमें हिस्सा लिया है और अमेरिका के मुज़ाकरात तालिबान से कराने में भी, और अभी भी हम मेरा ख्याल में कोशिश कर रहे हैं। अभी भी आपने रात को खबर सुनी है कि आपने अभी खबरनामे में भी सुनाया, तो कोशिशें पाकिस्तान की जारी हैं। मैं समझता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान बेहतर पोजीशन में है क्योंकि पाकिस्तान ने एक असूली मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ है। ठीक है जोई साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अलसुब ज्वाइन भी किया और बड़े मुख्तसर वक्त में बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस हमारे सामने रखा। हमारे साथ DG इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ एजाज चौधरी साहब मौजूद थे, जो कि अपने ख्यालात का इजहार कर ये कहना है कि पाकिस्तान पहले से बेहतर और अ बिट कंफर्टेबल पोजीशन में है, कि पाकिस्तान अपनी कौमी सलामती को देखते हुए और अपनी सिफारती पोजीशन को देखते हुए बेहतर फैसले ले सकता है। ताहम उन्होंने ये भी कहा कि इसका हल यही है कि बातचीत के जरिए इस मामले को सेटल किया जाए, जंग किसी मामले का हल नहीं है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम में अब बात करेंगे हम आजकल मेरे फेवरेट सेगमेंट की, और वो है
वकार अहमद मलिक साहब की जो कहना चाहिए ना, आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए, लेकिन कभी कभार तो घर जाना चाहिए। वकार साहब इस वक्त नॉर्दर्न एरियाज़ में मौजूद हैं और इस वक्त जिस इलाके में मौजूद हैं ये इलाका मेरा इंतहाई पसंदीदा है। मैं सोशल मीडिया पर भी इसके बारे में लिखता भी रहता हूँ, इजहार भी करता रहता हूँ। आप अगर यहाँ पर ना गए तो फिर आप कहीं नहीं गए। हम फंडर की बात कर रहे हैं, एक छोटा सा गाँव है, छोटी सी वैली है और इतनी ज़्यादा खूबसूरत है। और एक बात मैं हमेशा अरमला इस हवाले से कहता हूँ कि कैमरे की आंखें से इंसाफ नहीं करती, ये इतनी प्यारी जगह है। और अगर आप इस हवाले से जानना चाहते हैं तो वकार अहमद मलिक इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। वकार भाई के हवाले से आपके दिल में क्या क्या अरमान है, और यहाँ की जो आप बात करें झील, तस्वीर में तो बहुत खूबसूरत लग रही है और देखने के बाद जब दिल कर रहा है कि हम भी पहुंच जाए, तो आप जरा इस खूबसूरत मंजर का नक्शा तो खींचें। बहुत शुक्रिया इमरान, बहुत शुक्रिया अरमला। बहुत ही खूबसूरत सुबह है इस वक्त फंडर में, खुनकी है, रात को बाकायदा सर्दी हो जाती है। और फंडर के हवाले से बहुत सारी बातें हैं, डेफिनेटली हम सफ़र शर्त में भी करेंगे। बहुत सारी तफसील है, बहुत सारी बातें हैं जो कि फंडर के हवाले से हैं, इसकी खूबसूरती के हवाले से हैं और कुछ अंदेशों के हवाले से हैं। फंडर जो है ये एक आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज़ है। जब भी आप यहाँ से एक मोड़ है, जैसे ही फंडर सामने आता है तो आंखों को यकीन नहीं आता। वो तमाम शायर हजरात जिन्होंने मतलब फितरी खूबसूरतियों का एक नक्शा खींचा है, वो चाहे अंग्रेज़ी शायर हैं, चाहे किसी भी ज़ुबान की, उर्दू की शायर हैं, आप कई दफ़ा ये समझते हैं कि ये तमाम चीज़ जो है इनकी तख़य्युल की एक पैदावार है और ये कम से कम ये चीज़ अर्थ पे नहीं हो सकती। यहाँ पे आके लगता है जैसे वो जो शायराना तख़य्युल है वो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे ज़मीन पे आ गया। तो फंडर इतनी खूबसूरत जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है। लेकिन दूसरी जाने मेरी आपसे चूँकि बात भी हो रही थी और हम दोनों की म्यूचुअल कंसर्न्स हैं ये, और पूरे पाकिस्तान के होनी चाहिए, फंडर को लेकर खदशात, चूँकि मैंने आपसे पूछा था कि क्या अभी तक लोगों ने गंदा तो नहीं कर दिया, मैंने 2 साल पहले देखा था, आपने कहा था फिल वक्त तो महफूज है, तो आपके क्या खदशात है वकार भी, ऐसा क्या देख लिया जिससे आपको डर लग रहा है फंडर को लेकर? जी बिल्कुल ऐसा ही है। बात यह है कि जो फंडर है उसके हवाले से मेरे दिल में एक तो ख्वाहिश पैदा होती है और एक अंदेशा जो है वो जन्म लेता है। जो ख्वाहिश है वो तो ये पैदा होती है, वो किसी भी फ़र्द की जो खुशी शेयर करना जानता है या खुशी शेयर करना चाहता है, तो वो फंडर जैसी जगह को जब देखता है तो सबसे पहले वो चाहता है कि इसको शेयर किया जाए और इसको लोगों तक पहुँचाया जाए, अपने दोस्तों तक पहुँचाया जाए। दुनिया में 2 तरह के सयाह हैं, एक जिन्होंने फंडर देखा है, एक जिन्होंने फंडर नहीं देखा। अरे क्या बात। तो जिन्होंने नहीं देखा उनको ज़रूर देखना चाहिए। तो बात यह है कि आप शेयर करना चाहते हैं, यहाँ तक तो ठीक है, मतलब दिल करता है कि बहुत सारे जो सयाह हैं वो यहाँ पे आएँ और इसकी खूबसूरतियों को देखें और एक इंसानियत के तौर पे हम तमाम जो इसकी ब्यूटी है उसको शेयर करें, बहुत कुछ जो है फितरत से सीखें। यहाँ तक तो ये इसका ताल्लुक तो ख्वाहिश से है। जो अंदेशा जन्म लेता है वो ये लेता है कि जिस तरीके से हमने पाकिस्तान में हर वो जगह जिसको आलमी पजीराई हासिल हुई अपनी खूबसूरती के हवाले से, उसको जिस तरह जिस लगन से हमने बर्बाद किया है उसकी मिसाल नहीं मिलती। आप किसी भी उठा कर देख लें, झील सैफुल मुलूक को जिस तरह बर्बाद करके रख दिया गया, नरान है, आपको फेरी मेडोज़ है जो कि अभी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो भी इसी तरह ख़राब हो रहा है। हालांकि फेरी मेडोज़ वो जगह थी जो कि नागा पर्वत किसी भी 8000 की बेस पे इतना बड़ा पाइन ट्रीज़ का जंगल और वो तमाम चीज़ें इतनी यूनिक हैं कि वो दुनिया में उसकी मिसाल नहीं मिलती। लेकिन जिस तरीके से हम उसको भी ऑर्गेनाइज नहीं है तो डेफिनेटली उसको भी एक तबाही की तरफ हम लेके जा रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह करीमाबाद है जिस तरह यहाँ पे बिल्डिंग्स इस तरह बन रही हैं, हालांकि किस कदर अफसानवी एक टाउन हुआ करता था। इस तरह हमने बाकायदा कोशिश करके लगन से उन तमाम जगहों को जिनको आलमी पजीराई हासिल हुई हमने उनको बर्बाद किया है। यहाँ दिल दुखता है कि क्या कभी ऐसा तो नहीं होगा कि हम इस मोड़ पे आएंगे और ये जो सामने आप फील्ड्स देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत और बीच में से एक दरिया बह रहा है जो कि इंतहाई सुकून से बह रहा है और आप आंखों को यकीन नहीं आता इन मनाजिर को देख के। तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आप ये मोड़ मुड़ेंगे और आपको एक नारान जैसा शहर नज़र आए और यहाँ पे तमाम फील्ड्स के अंदर वो तमाम मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग और होटलिंग और आप दरिया ढूंढते रह जाएंगे दरिया कहाँ है, और दरिया जो है वो एक पोल्यूशन का और उस कचरे का घर बनाओ। इस चीज़ का अंदेशा है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? ये मतलब ये मेरी एक ख्वाहिश है कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हुकूमत जो है या हम बहसीत अवाम, ये सोशल वर्कर, ये जितनी NGOs हैं, ये जो समाजी कारकुन हैं, हम तमाम बहसीत कौम फंडर को टेकअप करें और हम कहें कि इसको हमने बर्बाद नहीं होने दें। मुझे जब आपने वकार भी कहा ना क्या हम ऐसा कर सकते हैं, यानी कि आप वो जो इज़हार खदशात का कर रहे थे कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि ये दरिया एक नाले में तब्दील हो जाए और यहाँ बिल्डिंग, तो हमने ऐसा किया है।
हमने कागान नारान जैसे अच्छे शहरों को ख़राब किया है बगैर किसी प्लानिंग के, और अब भी हम ट्वीट्स की हद तक तो हमारे सारे ओहदेदारान रोज़ कह देते हैं जी पाकिस्तान दुनिया में नंबर 1 डेस्टिनेशन है, लेकिन ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड्स कुछ नहीं होता है। प्लीज़ इन सारी चीज़ों को प्रिजर्व करें। ये वो चीज़ें हैं जो चली गई तो फिर नहीं आती। इमरान खान साहब खुद इस बात का इदराक करते हैं कि ये इलाके ख़राब हो जाते हैं लोगों के जाने से, लेकिन उसके बावजूद अमली तौर पर कुछ नहीं करते। वज़ीर आज़म है, इसका ख्याल करें प्लीज़। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। अब आपको बताएंगे हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो कि माजूर अफराद को मसनूई अज़ा लगाकर चलाने में पेश है। माजूर अफराद को मसनूई अज़ा लगाने के बाद उनको चलने की बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग दी जाती है और इस खिदमत खल के इस काम में पेश CEO चल फाउंडेशन डॉक्टर बख्श सरवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनको हम खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ने अर्ली इन द मॉर्निंग हम एक्सप्रेसो में ज्वाइन किया। हम चल फाउंडेशन के हवाले से जानना चाहेंगे कि इसका आइडिया क्या था, इसका आपने नाम चल फाउंडेशन क्यों रखा, क्योंकि जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि मसनूई अफराद को मसनूई अज़ा लगाकर चलाने की जो बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है अफराद को मसनूई अज़ा लगाकर, उस फाउंडेशन के हवाले से बताइएगा। एक्चुअली चल फाउंडेशन, चल उर्दू का लफ्ज़, उर्दू का वर्ड है और इसका माना है चल, लेट मूव। एक्चुअली द बेसिक आइडिया चल एक तहरीक है जो कि मोबिलिटी में हेल्प करता है। इट प्रोवाइड मोबिलिटी टू दोज हु कैन मूव, और वो मोबिलिटी प्रोवाइड करते हैं थ्रू असिस्टिव डिवाइसेस जिसको हम आर्टिफिशियल लिम्स भी कहते हैं और मसनूई पाँव औज़ा भी कहते हैं। चल फाउंडेशन, मैं तो इस फील्ड में फ्रॉम द लास्ट 40 ईयर्स काम कर रहा हूँ, लेकिन चल में मेरे 15 साल। चल फाउंडेशन एक्चुअली पहले इसका नाम था चल नेटवर्क। ये ज़लज़ले के वक़्त कराची के मुहैयर हज़रात ने मिल के एक इदारा बनाया जिसको वो चल नेटवर्क कहते थे, और वो इस्तेमाल करते 3 साल के लिए कि इन लोगों को हम हाथ और पाँव दें। मुझे उन्होंने कहा कि जी आप हमारे साथ हेल्प करें। काफ़ी तगदो के बाद मैंने हाँ कर दी और हम इसके साथ शामिल हो गए। ये 3 साल में हमने वहाँ पे 4 सेंटर बनाए और 3 साल में हमारा काम तकरीबन कंप्लीट हो गया। लेकिन अब ये लोग देखा कि अब हम बंद कर रहे हैं क्योंकि 3 साल का एक प्रोग्राम था। लेकिन आपको पता है एक एम्पुटी इज़ एम्पुटी फॉर एवर। हमने कहा कि तो हो नहीं सकता कि अब एक आदमी को आपने मसनूई पाँव लगा दिया है, ही विल नीड इट टू कंटिन्यू। तो इसके बाद उन्होंने काम क्या कर सकते हैं, मैंने उनको मशवरा दिया कि आप इसका फाउंडेशन बना लें। तो काफ़ी तगदो और डिस्कशन के बाद ये 2010 में चल फाउंडेशन हमारे वजूद में आया। चल फाउंडेशन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और इस वक्त पाकिस्तान के हर सूबे में या ख़ुद काम कर रहा है या किसी के साथ उसकी पार्टनरशिप है। और इस वक्त जो मसनूई अज़ा है वो हर एक सेंटर में फ्री ऑफ कास्ट, मैक्सिमम फ्री ऑफ कास्ट दे रहे हैं। इम्प्रेसिव ये बात है और बहुत अच्छी बात भी है खिदमत खल करना। अच्छा, एक तो आपने मसनूई अज़ा लगाने के हवाले से हमें बताया, लेकिन उसके साथ साथ आपने ये भी कहा है कि आप ट्रेन भी करते हैं जो लोग, जिन लोगों को आप मसनूई अज़ा लगाते हैं। तो ये कितना लंबा प्रोसीजर है, कितना लंबा प्रोसेस होता है ये सारा? असल में लोगों की एक है मिस कंसेप्शन है कि ये कहीं अलमारी में पड़ा हुआ चीज़ या कोई हम उठा के उसको लगा देते हैं। एक्चुअली ईच आर्टिफिशियल लिम्ब इज़ ए कस्टम मेड। ये हर एक आदमी के लिए एक कस्टम मेड होता है। और स्पेशली वो जब आप मसनूई और आम जिस्मानी दोनों का मिलाप जब लेके आते हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो इसीलिए जब पाँव आप बनाते हैं और एक आदमी के लिए आप सिर्फ कस्टम मेड सॉकेट बना देते हैं। अब एक नॉर्मली अगर एक आदमी यूज़ हो तो हो सकता है उसके लिए आप एक दिन में आर्टिफिशियल लिम्ब भी बना सकते हैं और वो चल सकता है, वो जा सकता है वापस। लेकिन जब नया आदमी आता है तो इसको एवरेज आप 1 हफ्ते से लेके 3 महीने तक वक्त लग सकता है कि वो अंडरस्टैंड करे। मैं एक थोड़ी सी मिसाल इसके इस तरह देता हूँ कि जब भी एक एम्पुटेशन होती है तो एक डॉक्टर जो सर्जन होता है वो कोशिश करता है कि इसका पाँव बच जाए, लेकिन जब वो नहीं बच सकता तो वो फिर किसी जूनियर को वो हवाले कर देता है और वो कहता है इट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। लेकिन उस मरीज के लिए इट्स द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी, क्योंकि वो फिर से चलना सीखेगा। वो कंप्लीट एक बच्चे की तरह उस पे चलना सीखेगा। तो जब वो चलने के लिए तो इसलिए इस पे आप
ये लगे कि इस पे आप एक हफ्ते से लेके 3 महीने तक का वक्त ले सकते हैं। ठीक हो गया। तो डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि अब तक आप लोग कितने अफराद को मसनूई अज़ा लगा चुके हैं, कितने लोगों को केटर किया है आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने? इस चल फाउंडेशन ने नॉर्मली तो मैंने काफ़ी इससे पहले भी काफ़ी काम किया है। सिर्फ चल फाउंडेशन ने इस वक्त तकरीबन 37,000 मरीज़ों को रजिस्टर किया हुआ है। अच्छा। और इनको तकरीबन मोर देन 65,000 लिम्स दिए हैं। आपको मैं ये बता दूं कि लिम जो होती है ना, वो हर 3 साल बाद एन एवरेज यू हैव टू चेंज द लिम। अब कोई 3 साल बाद, कोई 4 साल बाद ये लिम चेंज होना पड़ता। अब इसके लिए अब ये एक है कि एक आम आदमी को एवरेज लाइफ में 10 से 15 आर्टिफिशियल लिम चाहिए होती है कि वो सारी ज़िंदगी उसको इस्तेमाल कर सके और वो चल सके। तो इस वक्त ये जो हमने किया है तकरीबन मोर देन 65,000 सारे पाकिस्तान में हमने अभी तक दिए हुए हैं और इस पे तकरीबन 85 to 90 करोड़ रुपीस हमने खर्च किए। 85-90 करोड़ रुपीस आप लगा चुके हैं और 95% लोगों को आपने कहा कि हम ये फ्री में लगाते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपको देख रहे होंगे, आपसे रब्ता करना चाहते होंगे, तो लोग कैसे रब्ता करें, कैसे पहुँचें आप तक, ख़ास तौर पर वो लोग जो कि मजबूरी की हालत में हैं, उनके हवाले से हमें बताइए। अच्छा, इसमें 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि चूँकि हम ज़्यादातर मतलब 95% हम फ्री देते हैं, ये 5% अभी हमने इंट्रोड्यूस किया है, वो इसलिए कि चूँकि हम एक ड्राइविंग सिखाते हैं और फिर उसको एक गाड़ी, जिस तरह गाड़ी होती है हम इस तरह आर्टिफिशियल लिम देते हैं। अब गाड़ी सुजुकी भी हो सकती है, टोयोटा भी हो सकती है, BMW भी हो सकती है, मर्सिडीज भी हो सकती है। हम ये करते हैं कि वी कैन गिव सुजुकी एंड टोयोटा फ्री ऑफ कास्ट। हम उसी स्टैंडर्ड के आर्टिफिशियल लिम तो फ्री ऑफ कास्ट, क्योंकि फंक्शन तो एक जैसा है, लेकिन वहाँ पे कंफर्ट है। वी कांट अफोर्ड कि मर्सिडीज और उस स्टैंडर्ड के आर्टिफिशियल लिम हम दें। लेकिन चूंकि इस मुल्क में ऐसे लोग भी हैं जो कि अपना काम करते हैं, मेहनत करते हैं, सो ये इंटाइटल है कि वो क्या चाहते हैं कि हम पैसे देते हैं, तो हमने अब इस्लामाबाद में वो भी शुरू कर दिया है। लेकिन उससे अगर कुछ पैसे आए, इट विल आल्सो गो बैक टू दीस पुअर पीपल। हमारे पास राब्ता के लिए ये कि हमारा वेबसाइट है, वो है www.chalfoundation.org। हम सारे सोशल मीडिया पे भी चल फाउंडेशन के नाम से हैं। मैं सिर्फ एक थोड़ी सी गुजारिश करता हूँ कि मुसलमान ज़कात देता है, पैसों का देता है। अगर आप अपने लिए सोचें कि हमारे हाथ और पाँव साबित हैं, हम इसका किस तरह ज़कात दे सकते हैं। सिर्फ ज़िंदगी में एक आर्टिफिशियल लिम किसी को दें तो ये सारे लोग को ये लिम मिल सकते हैं। अगर आप सिर्फ सोचे कि अल्लाह ताला ने मुझे पाँव दिए हैं और हाथ दिए हैं और मैं इसके साथ चल सकता हूँ, इसका शुक्रिया और इसका शुक्र सिर्फ यही है कि आप किसी एक माजूर को जिंदगी में सिर्फ एक। ज़बरदस्त, थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया चल फाउंडेशन के हवाले से बताने के लिए। नो डाउट ये बहुत ज़बरदस्त काम है और जिस तरह से डॉक्टर साहब कह रहे थे कि आप ज़कात अपने लिए देते हैं, अगर आप ये सोचें कि किसी एक आज़ा, किसी के पास कोई अज़ू नहीं है, कोई महरूम है उस चीज़ से, अगर आप उसको आर्टिफिशियल आज़ा लगवा देते हैं तो ये आपके लिए पूरी ज़िंदगी की एक ज़कात है जो आप ऑन एंड ऑफ अदा करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर बख्श सरवर हमारे साथ मौजूद थे, CEO चल फाउंडेशन, और इस हवाले से हमने बात की। अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। अब बात करेंगे कुछ मौसम के हवाले से। तो मौसम की सिचुएशन ये है कि कश्मीर, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, बलोचिस्तान और सिंध में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ जो है, लाहौर है ही नहीं इसमें फायदा, बारिश की जो कहले तवक्को की जा रही है। गुज़िश्ता रोज़ हम कराची की बात करें तो हल्की बारिश से मौसम बेहतर हुआ था और अब ये हम जानना चाह रहे हैं कि मानसून का जो पहला स्पेल है, क्या बाकायदा तौर पर इसका आगाज़ हो चुका है या नहीं। लाहौर की सिचुएशन क्या होने वाली है, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ हमारे गेस्ट सरफराज साहब मौजूद हैं, डायरेक्टर महकमा मौसमियात, उनको वेलकम करेंगे। बहुत शुक्रिया सरफराज साहब। मौसम की सिचुएशन के हवाले से हम जानना चाहेंगे। कराची में तो कल काफ़ी बेहतर हमें नज़र आया मौसम, बाकी ओवरऑल क्या रिपोर्ट है? अपने यहाँ तो बारिश करवा ली आपने, हमारे यहाँ कब करवाएंगे? जी देखिए, मानसून हवाएं जैसे पिछले पूरे एक हफ्ते से मुल्क के बेशतर हिस्सों में बड़ी अच्छी बारिश हो रही है। कई इलाकों में तो बहुत तूफ़ानी किस्म की भी बारिश हुई है। आपके सियालकोट, नारोवाल,
और ऊपर एबटाबाद की तरफ खासकर। तो इसमें असल में वहाँ जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं आपके जो इलाके यानी लाहौर से ऊपर के जो इलाके हैं उसमें तो एक तरह से आज से कुछ ब्रेक उसमें आएगी। वहाँ इतनी शिद्दत की मानसून हवाएं नहीं पहुँच रही, उनका ज़्यादातर रुख अब साउथ पंजाब और इधर सिंध की तरफ है जी। तो यहाँ 2 दिन तक है, कल भी सिलसिला है और ईस्टर्न सिंध में परसों तक ये जाएगा, लेकिन कराची में आज शाम भी एक स्पेल मुतवक्के है। तो और फिर ये समझे कि अभी मुस्तकबिल करीब में इनके अगले 2-4 दिनों में लाहौर में गर्मी ऐसी रहने वाली है, बारिश का कोई इम्कान नहीं है? देखिए मेरे ख्याल में एक 2 दिन का गैप होगा, उसके बाद फिर आएगा एक स्पेल, और खासकर ईद के करीब तो अच्छा खासा स्पेल लग रहा है। अच्छा, ईद आपकी गीली गुजरेगी उम्मीद है। और पूरे पाकिस्तान की या सिर्फ लाहौर की? नहीं, ज़्यादातर नॉर्थ में और साउथ में इतना नहीं है, यानी सिंध की तरफ ईस्टर्न सिंध हमारा जो अपर सिंध कुछ सखर डिवीजन और फिर थरपारकर डिस्ट्रिक्ट और इधर जो बिल्कुल ईस्टर्न सिंध की पट्टी है वहाँ पर हो सकती है, लेकिन बाकी वेस्टर्न सिंध इंक्लूडिंग कराची और लोअर सिंध में इतना इम्कान नहीं है। ईद के दिनों की बात कर रहा हूँ। अभी जो स्पेल चल रहा है ये तो कल तक है इधर सिंध में, और सिंध के कुछ एरियाज में परसों तक है। कराची में और जो नीचे का एरिया है बदीन ठठा इन एरियाज में हैदराबाद और बलूचिस्तान के जो साहिली इलाके हैं उनमें भी ये कल तक है। ठीक, ओके, ये सिलसिला रहेगा। मानसून के हवाले से हम बारिशों के हवाले से हम बात है, और चूंकि मानसून का पहला स्पेल इसका आपने जिस तरह से कहा हवाएं चल रही है, तो क्या ये स्पेल ज़्यादा खतरनाक तो नहीं होगा या रेड अलर्ट तो नहीं जारी किया जाएगा? क्योंकि जिस तरह से हम देखते हैं मानसून बारिशों में, वैसे तो हमारे मुल्क में थोड़ी बारिशें हो तो बहुत ही तबाही मचती है, लेकिन क्या सिचुएशन है इस हवाले से बताइएगा। देखिए कराची और सिंध के लिए तो कोई इतना बहुत ज़्यादा खतरे वाली बात नहीं है, इसलिए कि ये एक्चुअली जो मानसून हवाओं की जो एक जगह जमा होना जिसको कन्वर्जेंस कहते हैं या सर्कुलेशन ऑफ विंड्स, वो कराची से खासी या हमारे पूरे लोअर सिंध से कोस्टल एरिया से दूर है, नीचे समंदर में है। उसकी जो आउटर पेरिफेरी है उसका इम्पैक्ट आ रहा है इस एरिया में, उसके नतीजे में हवाएं दाखिल हो रही हैं और बारिश हो रही है। तो इस लिहाज से वो कोई इतनी बहुत खतरे वाली बारिश नहीं है। अलबत्ता किसी जगह में एट टाइम्स हैवी स्पेल हो सकते हैं, जैसे बलूचिस्तान, ईस्ट बलूचिस्तान के जो इलाके हैं कोलू, सिब्बी, बारखान और इसी तरह से डेरा बुगटी और नीचे आप आ जाएं खुजदार, लसबेला, इन एरियाज में और कीरथर की पहाड़ियों के साथ साथ ये कुछ हैवी स्पेल हुआ है कल भी, और वहाँ मजीद भी मुतवक्के है। अच्छा, ये पिछले दिनों में हमने डॉक्टर साहब एबटाबाद में देखा, एबटाबाद में बड़ी मखदूश सूरत हाल हुई, एक गैर यकीनी सूरत हाल थी, ऐसा यूजुअली एबटाबाद जैसे शहर में नहीं होता। और पिछले दिनों में रावलपिंडी में भी बारिश अच्छी खासी हो गई थी, तो नाला लई भी थोड़ा चढ़ा आया था। तो अभी इस सूरत हाल का दोबारा तो सामना नहीं होगा किसी शहर को लेकर? बारिश क्या हमें स्टैट्स क्या बता रहे हैं हमें? देखिए जो इसमें जो अगला स्पेल है ये 19-20 को खासकर उसमें फिर वही नॉर्दर्न एरियाज जो हैं यानी इस्लामाबाद, रावलपिंडी और उससे ऊपर के जो इलाके वही केपी के एबटाबाद और दूसरे उस तरफ अटक और ये जो इलाके होंगे इनमें दोबारा से हैवी स्पेल मुतवक्के है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब, आप मौसम से हमें अपडेट कर रहे थे। अभी हम आपसे इजाज़त लेंगे, इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी कि कल फीडबैक आप हमें लाजमी दीजिएगा फेसबुक और ट्विटर पे। कल उधर उनको फोन आ गया, इधर इनको कल मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।